अभाव में व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिशाप की जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र अभिशप्त होना नहीं चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरीबी की। अरस्तू ने कहा था कि गरीबी अपराध और क्रांति की जननी है। तो आज इसी गरीबी से संबंधित एक ऐसे सूचकांक को लेकर हम आपके सामने आए हैं जिस पर आज की हमारी ये चर्चा केंद्रित होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम सफर। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो पहले हम देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा किन बिंदुओं पर केंद्रित होगी, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि आज की हमारी इस चर्चा का प्रेरणा स्रोत क्या रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस में छपी ये खबर आज के हमारे इस संदर्भ की प्रेरणा स्रोत रही है। द न्यू नॉन पुअर्स 13.5 crore Indians, PM Modi said, were lifted out of poverty in his first term। इस खबर की वजह से ये संदर्भ काफी चर्चित रहा है। वस्तुतः हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संभाषण के दरमियान नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था, जिसको उन्होंने जब दोहराया तो ये चर्चा का विषय बन गई। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि वस्तुतः गरीबी का आशय क्या होता है, गरीबी की अवधारणा क्या है। फिर हम देखेंगे कि गरीबी के संदर्भ में क्या क्या अनुमान रहे, एक ऐतिहासिक यात्रा करेंगे छोटी सी। फिर हम देखेंगे गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है, हम इस संदर्भ पर आएंगे। और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न, इस बात को देखने के लिए कि आपने इस संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि चर्चा में इसलिए है कि नीति आयोग ने 17 जुलाई को अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की और उसमें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। और उसी बात को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संभाषण में दोहराया और ये बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का एक बहुत बड़ा समूह अब उससे बाहर निकल चुका है, वह मध्यम वर्ग की तरफ बढ़ चुका है, तो ये चर्चा का विषय बना। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि गरीबी का आशय क्या है। तो गरीबी आमतौर पर हम ये जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं से जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो हम उसे गरीबी कहते हैं। और मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में इसको परिभाषित करने की कोशिश की। जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। वस्तुतः क्षमताएं क्या होती हैं? जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होंगी तभी हमारी क्षमताओं का विकास होगा। और हमारी क्षमताएं अगर अभाव में हैं, इसका मतलब कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। उसी तरह से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है, WDR, कि न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता है। अर्थात एक जीवन स्तर का न्यूनतम मानदंड उन्होंने बताया और कहा कि वो भी अगर हम प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हैं तो हम गरीबी रेखा के नीचे हैं, हम गरीब की श्रेणी में आते हैं। साथ ही विश्व बैंक ने कहा कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, अर्थात हर एक दिन एक व्यक्ति की आय, इनकम को इन्होंने इंगित किया है और बोला कि वो आय अगर 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया गया। हालांकि आम धारणा सामान्य रूप से हम यही जानते हैं कि गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। सामाजिक भी है, ये ध्यान देने की जरूरत है, और आर्थिक भी है। अगर सामाजिक रूप से भी हम बहुत ज्यादा उपेक्षित हैं तो भी हम गरीब की श्रेणी में आते हैं। और आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब ही हुआ कि रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन ये मूलभूत आवश्यकताएं समय के साथ बदली। एक समय में हमारी मूलभूत आवश्यकता केवल रोटी कपड़ा और मकान हो सकती है, लेकिन समय के साथ हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है। आज से 100 वर्ष पूर्व जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, आज के समय में वो मूलभूत आवश्यकताएं हो सकता है उनका परास बढ़ा हो। तो आइए देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत ही शिक्षा सम्मिलित हो गई। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हमें शिक्षा की जो आवश्यक सुविधाएं कह लीजिए आप, अगर वो हमारे पास नहीं है तो भी हम गरीब की श्रेणी में आते हैं। स्वास्थ्य सुविधा, अवसर, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण अगर हमें उपलब्ध नहीं है तो भी, गरिमापूर्ण जीवन इत्यादि का अगर अभाव है
तो भी हमें गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। स्वास्थ्य और कुशलता, ये दोनों का सामान्य स्तर बना रहना चाहिए। सामान्य स्तर का मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें जाने से हम, एक ऐसा वातावरण जो स्वच्छ हो, जिसमें हम दूषित ना हो, जिसमें हमें किसी प्रकार की रोग व्याधि से लड़ना न पड़े, तो वो एक स्वस्थ वातावरण होगा और उसी वातावरण में हमारी कुशलता हमारे सामने आएगी। तो ये दोनों का सामान्य स्तर बना होना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि गरीबी के लिए समय समय पर कुछ प्रयास हुए, कुछ अनुमान लगाए गए, इसको समझने की कोशिश की गई। जब हम किसी विषय वस्तु को समझेंगे तभी उसका निदान होगा। इसके लिए कुछ प्रयास आज़ादी से पहले भी हुए, फिर आज़ादी के बाद भी विभिन्न समितियों के माध्यम से हुए। तो एक नज़र डालते हैं इन अनुमानों के ऊपर। सबसे पहले आज़ादी से पूर्व 1878 में दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, इन्होंने एक अनुमान पेश किया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से एनपीसी बना और इसमें पोषण का आधार बनाया गया और इसके माध्यम से गरीबी रेखा को समझने की कोशिश की गई। इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1944 का समय जो है उसमें बॉम्बे प्लान आया, इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा और 1962 में फिर से योजना आयोग विशेष समूह द्वारा इसके लिए एक प्रयास हुआ। 1971 में आप देखते हैं एक समिति बनती है वीएम और एन रथ के अध्यक्षता में और इसमें भी उपभोग व्यय को आधार बनाया गया और इस समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश की। 1979 में आप देखेंगे फिर से एक समिति बनती है, अलग समिति, और इसमें भी पोषण संबंधित जो आवश्यकताएं हैं और जो संबंधित खपत है उसको आधार बनाया गया। विशेष रूप से इसमें महंगाई और मुद्रास्फीति के टर्म्स को जोड़ा गया। महंगाई और मुद्रास्फीति का मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण के तौर पर आज अगर हम किसी चीज का आकलन करते हैं और अगले वर्ष करते हैं, हो सकता है अगले वर्ष महंगाई का स्तर बहुत उच्च हो, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाए, तो इन दोनों ही चीजों में सामने बिठाने के लिए अलग अलग मानदंड के लिए इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक बताया गया। इसकी तरफ हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अप्रोच यहां पर हमको देखने को मिलती है। फिर 1889 में लकड़ावाला समिति बनी और प्रत्येक राज्य के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण ये करती है समिति। और यहां पर ये कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषक हैं और शहरी क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर गरीबी रेखा का मापन किया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। आगे अगर हम नजर डालें तो 2009 में एक महत्वपूर्ण समिति बनती है तेंदुलकर समिति, और तेंदुलकर समिति उपभोग व्यय के आधार पर यह निर्धारण करती है कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति गरीब है, इसके बाहर का व्यक्ति गरीब नहीं है। उन्होंने बताया कि शहरी दृष्टिकोण से, शहरी परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो शहर में रहने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर उपभोग करता है एक महीने में, उपभोग व्यय जो है उसका अगर शहर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1000 रुपए से अगर ऊपर है तो वो गरीब नहीं है, उसके अंदर है तो वो गरीब है। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में यही चीज 816 रुपए निर्धारित की गई प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात हो रही है। इसको अगर दिन के हिसाब से देखें तो दिन में शहरी परिप्रेक्ष्य में 33 रुपए का व्यय और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में 27 रुपए का व्यय बनता है। इसी अवधारणा पर आगे चलकर 2012 में रंगराजन समिति बनी और उन्होंने इससे थोड़े से अलग आंकड़े बताए। उन्होंने शहरी परिप्रेक्ष्य में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग मासिक व्यय को आधार बताया। अगर प्रतिदिन की बात करें तो 47 रुपए शहरी और 32 रुपए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हिसाब से पड़ते हैं। अर्थात इन परिसीमाओं के अंदर खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है और इन परिसीमाओं के बाहर का व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर है। आगे अगर दृष्टि डालें हम तो हम एक बार नजर डालें कि वास्तव में गरीबी के प्रकार को हमें देखना आवश्यक है, क्योंकि हमारा सूचकांक इससे संबंधित है। वस्तुतः गरीबी के दो, क्या एक तीसरा प्रकार भी है, लेकिन मुख्य रूप से दो ये हैं कि एक निरपेक्ष गरीबी होती है और एक सापेक्ष गरीबी होती है। निरपेक्ष गरीबी क्या है? निरपेक्ष गरीबी का मापन ये वस्तुतः विकासशील जो देश हैं, जो विकास की ओर अग्रसर हैं, जिसमें सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, कृषि घट रही है,
तो विकासशील देशों का लक्षण है ये, और गरीबी रेखा के द्वारा इसका मापन किया जाता है। साथ ही जो सापेक्ष गरीबी होती है वो उसमें क्या करते हैं कि किसी भी सापेक्ष का मतलब ही हुआ कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के सापेक्ष जब किसी चीज की तुलना की जाएगी तो वो सापेक्षता कहलाएगा। इसमें क्या है कि जैसे आय की असमानता है, भारतवर्ष के संदर्भ में यदि देखें तो यहां पर 1% लोगों के पास तकरीबन 50% पूंजी केंद्रित है। उसी तरह से अगर ये आंकड़ा हम 10% कर दें तो लगभग 90% पूंजी संकेंद्रित है। तो इस आय की असमानता को हम देख सकते हैं कि कितनी असमानता है। अगर इन सबकी आय को जोड़ दिया जाए और जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो एक औसत आय निकलेगी, और उस औसत आय की परिसीमा के अंदर आने वाला व्यक्ति, उससे नीचे रहने वाला व्यक्ति गरीब कहलाएगा और उससे ऊपर रहने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर कहलाएगा। तो इस आधार पर जब हम परिगणना करते हैं तो वो सापेक्ष गरीबी कहलाएगा। इसके अलावा एक तीसरी गरीबी भी होती है जो बहुआयामी गरीबी होती है, जो कई आयामों के आधार पर जिसका मापन किया जाता है, और उसी बहुआयामी गरीबी से संबंधित है यह सूचकांक जिसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको एमपीआई भी शॉर्ट में कहते हैं, वस्तुतः एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापने का कार्य करता है। वस्तुतः 107 विकासशील देशों में यह बहुआयामी गरीबी को मापने का कार्य करता है, और इसको दो संस्थाएं हैं, OPHI और UNDP। ये दोनों संस्थाएं ऑक्सफोर्ड गरीबी मापन विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 से इसको शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 आधारों के बेस पर इसको जारी किया जाता है। वस्तुतः इसमें 10 संकेतकों का भी प्रयोग किया जाता है, और उन 10 संकेतकों के प्रत्येक संकेतक के 13 उप संकेतक भी होते हैं। और हर वर्ष जुलाई के महीने में, प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास है उस पर जो HLF में ये जारी किया जाता है। इस प्रकार अंत में हम देखें तो बहुराष्ट्रीय गरीबी सूचकांक जो हम वैश्विक परिदृश्य में बात कर रहे थे, वही अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया, दूसरी बार 2021 में पहली बार, अभी हाल ही में 17 जुलाई को दूसरी बार, तो उसके तहत ये चर्चा में इसीलिए आया, शुरू में भी ये बात बताई गई थी कि 2015-16 में 24.85% गरीबी दिखाई दे रही थी, और यहां पर आकर ये 24.85% था, यहाँ 14.96% दिखाई दे रहा है 2019-21 के दरमियान। तो ये एक बड़ा आंकड़ा दिखाता है, लगभग 135 मिलियन लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। तो ये उत्साह का विषय है। साथ ही आप यहां देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से जो मैंने आपको 10 संकेतक बताए हैं, आप देखें कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड अर्थात जीवन स्तर, इसमें 10 संकेतक हैं, जिसमें बाल मृत्यु दर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन है, पोषण है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन स्वच्छता है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है और एसेट्स है। ये इसके 10 संकेतक हैं, और इन 10 संकेतकों के प्रत्येक के 13 उप संकेतक भी हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आज का ये सेशन, आज का ये संदर्भ आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो इस बात का मापन करेगा कि आपने इस संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। पटल पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। इसमें एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। पहला कथन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 10 संकेतकों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक 2011 से OPHI और UNDP द्वारा अस्तित्व में लाया गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप जवाब दें, साथ ही इस उम्मीद के साथ कि आपको ये संदर्भ ठीक से समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।